रूपनगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में चहल पहल अपनी चरम सीमा पर लगी हुई थी। लोगों की आवाजाही और दुकानों पर हो रही बातचीत से बाजार का माहौल जीवंत था। उसी बाजार में एक बड़े ही भव्य दुकान के अंदर एक प्रतिष्ठित जमींदार गहरी सोच में डूबा हुआ था। दुकान के केंद्र में एक अद्भुत मूर्ति रखी हुई थी, जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता था। मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे उसमें जीवन बस आने वाला ही है। उसकी कारीगरी इतनी बारीक थी कि हर कोई उस मूर्ति की चमत्कारी को देखता था। उस पर उकेरी गई हर रेखा, हर छवि और उसकी भव्यता उस कारीगर के हुनर की कहानी खुद बयान कर रही थी। तभी वहां पर एक व्यापारी आया। व्यापारी ने बड़े ही तहे दिल से कहा, वाह, ऐसी मूर्ति तो आज तक हमने कभी नहीं देखी। ऐसी नक्काशी, ऐसी खूबसूरती मैंने पहली बार देखी है। यह तो सचमुच अद्भुत है। मूर्ति की कारीगरी और इसका सौंदर्य शब्दों से परे है। जमींदार ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर बोला, लगता है कि आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं। क्या आप व्यापारी हैं? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं एक व्यापारी ही हूँ और विभिन्न राज्यों में व्यापार के सिलसिले में अक्सर ही इस गांव में आता हूँ, लेकिन ऐसी अनोखी मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी। लेकिन ऐसी अनोखी मूर्ति तो मैंने पहली बार देखी है। क्या यह बिक्री के लिए है? जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, ऐसी सुंदरता का कोई मोल नहीं होता है, परंतु तुम्हें यह मूर्ति 25 स्वर्ण मुद्राओं में दे सकता हूँ। व्यापारी ने मूर्ति को ध्यान से देखा और अपनी प्रशंसा को शब्दों में पिरोते हुए बोला, शानदार। जिसने भी इसे बनाया है उसकी कारीगरी को जितना सराहा जाए उतना कम है। यह मूर्ति तो कला का एक जीता जागता उदाहरण है। वैसे यह किसने बनाया है? जमींदार ने कहा, यह मूर्ति मैंने खुद बनाई है। व्यापारी यह सुनकर चौंक गया और आश्चर्य से बोला, आप? लेकिन आप तो गांव के जमींदार हैं और एक जमींदार से ऐसी कारीगरी की उम्मीद करना सचमुच आश्चर्यजनक है। जमींदार ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मैं जमींदार हूँ, परंतु मूर्तियाँ बनाना मेरा शौक है। मैं इसे व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करता हूँ। इस मूर्ति में मेरी मेहनत और मेरे जुनून का अंश है। व्यापारी ने जमींदार के शब्दों को सुना और उसकी कला की प्रशंसा में सिर हिलाया। फिर मुस्कुराते हुए अपनी थैली से 25 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जमींदार के हाथों में रख दी और कहने लगा, आपकी कला और इस मूर्ति की कीमत के सामने यह स्वर्ण मुद्राएं कुछ भी नहीं है। आप सचमुच एक अद्भुत कलाकार हैं। जमींदार ने वह मूर्ति व्यापारी को थमा दी। मूर्ति लेकर व्यापारी चला गया, लेकिन उसके मन में जमींदार के हुनर की बड़ी ही प्रसन्नता थी। संभलते ढलते वह अपने घर पहुंचा। इधर जमींदार भी दुकान बंद करके बाहर निकला और अपने कड़े कदमों के साथ वह एक गांव के छोटे से घर की ओर बढ़ गया। यह घर था सोहन का, जो अपनी अद्भुत कारीगरी और मूर्तियां बनाने के जुनून के लिए जाना जाता था। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। जमींदार ने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुआ। सोहन, जो अपनी नई मूर्ति को निहारते हुए उसमें कुछ सुधार कर रहा था, जमींदार को देखकर खुशी से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आइए जमींदार साहब, मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था। जमींदार ने अपने कुर्ते की जेब से एक थैली निकाली और सोहन के हाथों में 5 स्वर्ण मुद्राएं रख दिया और कहने लगा, लो भाई सोहन, तुम्हारी मूर्ति बाजार में 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। बड़ी ही मुश्किल से कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था। चलो
5 तुम्हारे लिए और 5 मेरे काम आया, बराबर का हिस्सा है। सोहन ने थैली को हाथ में ले लिया और पहले तो चौंक गया, फिर जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैंने वह मूर्ति अपनी पूरी मेहनत और कला से बनाई थी। वह तो देखने में कहीं अधिक कीमती लग रही थी, क्या इतना ही उसका मोल था? जमींदार ने मुस्कुराते हुए सोहन को समझाने की कोशिश की। देखो सोहन, बाजार में कला का मोल सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी मांग और कारीगरी की प्रतिष्ठा से तय होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति ज्यादा कीमत में बिके तो तुम्हें अपनी कला में और भी निखार लाना होगा। ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, ऐसी मूर्ति जो उनके दिलों को छू ले। सोहन ने धीरे से कहा, लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो पहले ही अपनी पूरी कोशिश की थी, मेरी मूर्ति में भी जान थी। जमींदार ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और कला को कम नहीं आंक रहा हूँ सोहन। बाजार में यह हर चीज की कीमत मांग और आकर्षण से तय होती है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, किसी दिन खुद बाजार में जाओ और अपनी मूर्तियाँ बेचने की कोशिश करो, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि लोग तुम्हारी कला को कितनी कीमत देते हैं। सोहन की आंखों में निराशा झलक रही थी। जमींदार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी मूर्तियाँ महंगी बिके तो अगली बार ऐसी मूर्ति बनाओ जो इतनी आकर्षक हो कि लोग उसे देखकर अपनी नजरें हटा ही ना पाए। वह मूर्ति केवल कला ना हो बल्कि एक अनुभव हो, भी तुम्हारी कला की सच्ची कीमत मिल पाएगी। इतना कहकर जमींदार दरवाजे की तरफ मुड़ चला और कहते गया, इतना समझ लो कि यह मूर्ति बिक गई, यही बड़ी बात है। अगली बार ज्यादा मेहनत करो। जमींदार के जाने के बाद सोहन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। वह जानता था कि जमींदार की बातें कड़वी थीं परंतु सच थीं। उसकी आंखों में एक नई चमक उभरने लगी। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वह ऐसी मूर्ति बनाएगा जो केवल बाजार ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ले। उस रात उसने अपनी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखा। सोहन एक साधारण और भोला भाला युवक था। वह मिट्टी से मूर्तियां बनाने में निपुण था और अपने काम को पूजा की तरह मानता था, लेकिन उसकी सरलता और भोलेपन उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गांव का जमींदार उसकी मेहनत और कला का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बना रहा था। सोहन को इस बात का एहसास नहीं था। एक दिन जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आसमान के रंगों में गुलाबी और सुनहरी आभा थी, सोहन ने अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर बैठकर खुद से कहा, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी उसे देखेगा उसके हृदय में प्रेम उमड़ जाएगा। उसके चेहरे पर उत्साह और आंखों में चमक थी। यह कहकर वह अपने काम में जुट गया। वह मिट्टी को प्यार से गुड़ता, उसे आकार देता और उसमें अपनी आत्मा डाल देता। इधर हवेली के भीतर जमींदार ने अपनी बेटी पुष्पा को आवाज दी, पुष्पा इधर आओ, यह लो 25 स्वर्ण मुद्राएं, इसे अलमारी में रख दो। पुष्पा जो अपने पिता के हर काम में उनकी मदद करती थी, स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए पिता से बोली, पिताजी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जमींदार ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? पुष्पा ने धीमी लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी आप सोहन के साथ अन्याय कर रहे हो। वह भोला भाला है लेकिन उसकी मेहनत और कला अनमोल है। आप उसे बार बार धोखा क्यों देते हैं? जमींदार हंस पड़ा, अरे पुष्पा, इसे भोलेपन नहीं कहते हैं, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने सोहन से बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं देखा। पुष्पा कहने लगी, पिताजी अब विश्वास करिए, जो आप उसके साथ करते हैं यह गलत है।
जमींदार ने व्यंग से कहा, पुष्पा, यह विश्वास नहीं अंधविश्वास है। और तुम फिर से उसकी तारीफ करने लगी। तुम्हारी आदत से मैं परेशान हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन उसे पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारा विवाह उस गरीब मूर्तिकार से कभी नहीं करूँगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। पुष्पा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे सोहन के लिए एक गहरी सहानुभूति और अपने पिता के खिलाफ असहमति थी। वह सोचने लगी कि क्या सच्चे प्रेम और कला का मूल्य धन और रुतबे से बड़ा नहीं। उधर सोहन रात के सन्नाटे में भी अपनी मूर्ति बनाने में लगा रहा। अगली सुबह सूरज की जैसे ही किरणें निकली, वह मूर्ति बनाने बाहर बैठ गया। गढ़ने में व्यस्त था। उसके हाथों में तेजी थी, जैसे उसकी आत्मा और हर भावना उस मूर्ति में ढल रही हो। तभी जमींदार उसकी कुटिया के पास पहुंचा और कहने लगा, सोहन, आज कौन सी मूर्ति बना रहे हो? सोहन ने बड़े ही भोलेपन से कहा, जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई है, इसीलिए मैं आज एक ऐसी मूर्ति बना रहा हूँ जैसी दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई होगी। जमींदार ने हंसते हुए कहा, अरे वह तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे लिए कौन सी मूर्ति तैयार है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। देखो, तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ बेचकर ही तो तुम्हें कुछ कमाई हो जाती है। अब मुझे ही देखो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इतना धन है कि अगर मैं सारी जिंदगी कुछ भी ना करूं तो मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन तुम्हें तो अपने भविष्य का सोचना चाहिए। तब सोहन ने कहा, जमींदार साहब, आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। उसने पास रखी एक सुंदर सी मूर्ति उठाई और जमींदार की ओर बढ़ा दी। यह लीजिए और जाइए बाजार में बेच दीजिए। जमींदार ने मूर्ति को हाथ में ले लिया और कहा, शाबाश, यही तो चाहिए था। वह मूर्ति लेकर कुटिया से बाहर निकल गया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए जमींदार अपने आप बड़बड़ा रहा था, सोहन जैसा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। यह मेहनत करता रहता है और मैं इसकी कला से धन कमा लेता हूँ। खैर, आज बाजार तक जल्दी पहुँचना होगा, इसीलिए जंगल के रास्ते से ही चलता हूँ। जमींदार मूर्ति को ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा, इस बार सोहन ने वाकई बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई है, इसे बेचकर अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन यह मूर्ख हर बार नई मूर्ति बनाकर दे देता है। इसे पता भी नहीं चलता कि मैं इसके साथ क्या क्या कर रहा हूँ। जंगल की गहराइयों में चलते हुए जमींदार के मन में कई विचार उठ रहे थे। तभी अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। जमींदार के कानों तक वह आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो एक तेज तर्रार घुड़सवार उसकी ओर आ रहा था। जैसे ही घुड़सवार पास आया, उसने घोड़े की लगाम खींची और रुक गया। जमींदार ने गौर से देखा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि राजसी ठाट बाट वाला कोई व्यक्ति लग रहा था। कौन हो तुम? जमींदार ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। घुड़सवार ने गर्व से कहा, मैं रूपनगर राज्य के राजा उदयभान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन हूँ। अभिनंदन ने तुरंत सिर झुकाकर अभिवादन किया। राजकुमार, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने इस जंगल के रास्ते से गुजरते हुए मुझे देखा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजकुमार की नज़र जमींदार के हाथों में पड़ी उस मूर्ति पर पड़ गई। उसकी सुंदरता ने उसे मोह लिया। यह मूर्ति बड़ी ही अद्भुत है। क्या इसे तुमने बनाया है? जमींदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ राजकुमार, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। अगर यह आपको पसंद आई हो तो मैं इसे आपको दे सकता हूँ। राजकुमार बोला, तो मैं सही स्थान पर आया हूँ। जमींदार ने हैरानी से पूछा, आपकी बात का मतलब मैं समझा नहीं।
राजकुमार ने कहा, कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के पास ऐसी ही एक सुंदर मूर्ति देखी थी। जब मैंने उस व्यापारी से पूछा तो उसने बताया कि वह मूर्ति इसी गांव से लाई गई थी। मेरी इच्छा है कि मैं एक अद्वितीय मूर्ति बनवाऊंगा राजकुमारी की, जिसे मैं अपने पिता महाराज उदयभान को भेंट कर सकूं। क्या तुम ऐसी मूर्ति बना सकते हो? जमींदार, जो अपनी चतुराई और स्वार्थ के लिए विख्यात था, उसने तुरंत कहा, हाँ राजकुमार, यह तो मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। मैं ऐसी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। राजकुमार ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिनों का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं अपने सैनिकों के साथ यहाँ आकर वह मूर्ति स्वयं ले जाऊंगा। जमींदार ने कहा, ठीक है राजकुमार, 10वें दिन आप मेरी हवेली पर पधारिएगा। मैं आपकी इच्छा के अनुसार सबसे सुंदर मूर्ति तैयार रखूंगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जमींदार उसे जाते हुए देखकर मन ही मन सोचने लगा, सोहन को कहानियां सुनाकर मूर्ख बनाना तो मेरे लिए साधारण सी बात है। अब राजकुमार के लिए यह मूर्ति बनवाने का काम उसी से करवाऊंगा और अगर सब कुछ सही रहा तो यह मेरे लिए बड़ा ही अवसर साबित हो सकता है। जमींदार की आंखों में लालच आ गई थी। अगली सुबह जब वह अपने घर से बाहर निकला, इधर सोहन मिट्टी को आकार देने में जुटा हुआ था, तभी जमींदार उसके घर पहुंचा। उसके चेहरे पर रोज की तरह बनावटी मुस्कान थी, उसकी आंखों में लालच थी। उसने सोहन से कहा, अरे सोहन, मेरे पास एक व्यापारी आया था। वह एक बेहद सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। मैंने सोचा इस काम के लिए तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है। सोहन ने भी खुश होते हुए कहा, अरे वाह जमींदार साहब, तब तो समझ लीजिए कि काम हो गया। जमींदार ने हैरानी जताते हुए पूछा, मतलब सोहन, तुम कहना क्या चाहते हो? सोहन भी मुस्कुराते हुए बोला, मतलब यह कि मैं पहले से ही सुंदर एक राजकुमारी की मूर्ति बना रहा हूँ। यह सुनकर जमींदार की आंखों में खुशी चमक गई। अरे वाह, यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है। बताओ यह मूर्ति कब तक तैयार हो जाएगी? सोहन ने आत्मविश्वास से कहा, जमींदार साहब, 9 दिनों के भीतर यह मूर्ति पूरी हो जाएगी। मैं इसे आपके हवाले कर दूंगा। जमींदार प्रसन्न होकर बोला, बहुत बढ़िया सोहन, लेकिन सुनो, 9वें दिन मुझे यह मूर्ति तैयार चाहिए और इस बारे में इसे बाजार में बेचकर तुम्हें एक शानदार कीमत दूंगा। और इस बार मैं तुम्हें बाजार में बेचकर बड़ी रकम दूंगा। सोहन ने सिर झुकाया, हामी भर दी और जमींदार चालाकी से मुस्कुराते हुए चला गया। उस दिन से सोहन ने अपने दिन रात एक कर दिए, मूर्ति बनाने लगा। 8वें दिन जब सूरज शाम को था, कुटिया में हल्की रोशनी थी। सोहन अपनी मूर्ति को बनाकर निहार रहा था। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखना एक सपना जैसा लग रहा था। सोहन बैठा मन ही मन बड़बड़ा रहा था, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई है। यह बिल्कुल असली लग रही है। यह मिट्टी की जीती जागती राजकुमारी है। तभी जमींदार वहां पर पहुंच गया। उसने मूर्ति पर नजर डाली, उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया और कहने लगा, वाह सोहन वाह, तूने गजब की दरियादिली दिखाई है। क्या बात है, तुमने तो वाकई गजब की मूर्ति बनाई है। सोहन, यह मूर्ति देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तुम सच में एक महान कलाकार हो। चलो अब इसे मुझे दे दो, मैं इसे बाजार में ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी कीमत भी लेकर आऊंगा। सोहन ने मूर्ति को प्यार से देखा, जैसे वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो, लेकिन उसने जमींदार पर भरोसा करते हुए उसे मूर्ति सौंप दी। जमींदार साहब उसे लेकर आगे बढ़ गया।
जमींदार ने सोहन की बनाई हुई अद्भुत मूर्ति को हवेली के सबसे सुरक्षित कमरे में रखवा दिया। वह इस मूर्ति को देखकर अपने आप पर इतरा रहा था। अपनी बेटी पुष्पा के पास पहुंचा और कहने लगा, देखो पुष्पा, इस मूर्ति को। इस बार तो सोहन ने कमाल ही कर दिया है। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। पुष्पा ने भी मूर्ति को ध्यान से देखा और हैरान हुई। प्रशंसा के भाव से बोली, पिताजी, सच में यह मूर्ति अद्वितीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सोहन की कड़ी मेहनत का नतीजा है? क्या आपको यह बात सोहन को नहीं बतानी चाहिए? और उस राजकुमार को भी यह सच जानने का अधिकार है कि यह मूर्ति सोहन ने बनाई है। जमींदार ने अपनी बेटी की बात को सुनकर हंसते हुए कहा, पुष्पा, तुम भी ना इतनी भोली हो। गलती से भी राजकुमार के सामने यह बात मत बोल देना कि मूर्ति सोहन ने बनाई है। मैंने राजकुमार से साफ कह दिया है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है और यह बात वहीं तक रहनी चाहिए, समझी? पुष्पा के चेहरे पर डर का भाव था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसके पिता कितने स्वार्थी और चालाक हैं। जमींदार और पुष्पा के इस संवाद को खिड़की के बाहर छुपा हुआ एक व्यक्ति सुन रहा था। उसका नाम बल्लू था, गांव का एक बदनाम और लालची आदमी जो हर समय अवसर की तलाश में रहता था। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गई थीं और उसकी आंखों में भी लालच आ गया था। बल्लू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे चुरा लूं और रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूं तो मुझे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। बल्लू ने मन ही मन एक योजना बना ली कि आज रात जब सब लोग सो जाएंगे तब मैं इस मूर्ति को चुरा लूंगा, फिर इसे बेचकर मेरी किस्मत बदल जाएगी। जब रात हुई, हवेली में सन्नाटा छा गया तो बल्लू दबे पांव हवेली के पीछे के रास्ते से घुसा और अंधेरा पाकर वह मूर्ति के पास पहुंचा। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और मूर्ति को उठाकर वहां से भाग निकला। लालच के मारे वह भागते हुए जंगल के एक तालाब के किनारे जाकर रुक गया और कहने लगा, रात यहीं गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही इस मूर्ति को लेकर रूपनगर राज्य चला जाऊंगा। वहाँ इसे बेचकर जो रकम मिलेगी उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बल्लू ने वह मूर्ति तालाब के पास एक चट्टान पर रख दी और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तालाब के किनारे का माहौल बड़ा ही सुंदर था। वह मूर्ति को देखते देखते सोच रहा था। फिर उसे नींद आ गई और वह सो गया। इधर सुबह हुई तो हवेली में कोहराम मच गया। जमींदार की आंखें खुलते ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि मूर्ति गायब है। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का तूफान साफ झलक रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, पुष्पा, पुष्पा, कहाँ हो? पुष्पा दौड़ते हुए आई और हैरानी से पूछा, क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? जमींदार ने चिल्लाते हुए कहा, वह मूर्ति गायब है। मैं जानता हूँ इसे और कोई नहीं। उसी नालायक सोहन ने चुराया होगा। उसे जरूर यह भनक लग गई होगी कि राजकुमार आज इस मूर्ति को लेने आने वाला है। वह मूर्ख समझ रहा होगा कि वह इस मूर्ति को चुराकर हमें बेवकूफ बना सकता है। पुष्पा ने संकोच भरे स्वर में कहा, पिताजी, ऐसा क्यों बोलते हैं? सोहन ऐसा क्यों करेगा? उसने तो यह मूर्ति अपनी मेहनत से बनाई थी। लेकिन जमींदार अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से से भरा हुआ था और मूर्ति गायब होने से बुरी तरीके से घबराया हुआ भी था। इसी बीच हवेली के दरवाजे पर सैनिक आ पहुंचे। सैनिकों की आवाज सुनाई देने लगी। राजकुमार अभिनंदन अंदर आए। उनको देखकर जमींदार को घबराहट सी होने लगी। राजकुमार ने कहा, जमींदार साहब, हम आ गए, बताइए, वह मूर्ति तैयार है। जमींदार ने हकलाते हुए कहा, क्षमा करें राजकुमार, मैं मूर्ति कल रात तैयार कर चुका था, लेकिन क्या?
राजकुमार ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जमींदार ने झुकते हुए कहा, मूर्ति अब यहाँ नहीं है। लगता है कि कोई इसे रात में चुरा ले गया है। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। मैं पूरी तरीके से शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें। जमींदार की बात सुनते ही राजकुमार गुस्से से भर गया। अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास केवल एक काम था और वह भी तुमने सही से नहीं किया। क्या तुम जानते हो यह मूर्ति मेरे पिताजी को भेंट स्वरूप देनी थी? कितनी महत्वपूर्ण थी। क्या तुम मुझे और मेरे राज्य को अपमानित करना चाहते हो? जमींदार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजकुमार जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं मूर्ति को जल्दी से जल्दी ढूंढने का प्रयास करूंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजकुमार ने गुस्से में कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा में सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं पर रह रहा हूँ। तुम्हारे पास केवल कल तक का समय है। मुझे कल तक किसी भी हालत में वह मूर्ति चाहिए। अगर कल तक मुझे मूर्ति ना मिली तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समझे? राजकुमार के इन शब्दों से जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। राजकुमार सैनिकों को इशारा किया और वहां से चला गया। जमींदार इधर घबराया हुआ सोच रहा था कि अगर मूर्ति ना मिली तो क्या होगा। राजकुमार सच में मुझे मरवा देंगे और अगर मूर्ति वापस मिल भी गई तो क्या राजकुमार को यह पता चल जाएगा कि यह मूर्ति मैंने नहीं बल्कि सोहन ने बनाई थी। इधर जमींदार सोहन के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह नियति नहीं जानता था कि नियति ने उसके लिए और सोहन के लिए पहले से ही कुछ अलग तय कर रखा था। जमींदार के मन में उथल पुथल मची हुई थी और दूसरी ओर बल्लू तालाब के किनारे मूर्ति के साथ बैठा था। उसे अपने सपनों की दौलत हासिल होने का इंतजार था। सुबह का समय था, लेकिन सोहन के घर पर अचानक भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। इधर जमींदार गुस्से से भरा लोगों को लेकर सोहन के घर पहुंचा। सोहन जो सदा की भांति अपनी मूर्तियां बनाने में व्यस्त था। दरवाजे पर इतनी भीड़ देखकर वह घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ जमींदार साहब? इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं? जमींदार ने गुस्से में चीखते हुए कहा, बहुत भोला बनता है। अब ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बता दे कि वह मूर्ति कहाँ है। सोहन पूरी तरीके से असमंजस में पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन सी मूर्ति? जमींदार साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जमींदार ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे वही मूर्ति जिसे तुमने इतनी मेहनत से बनाया था। मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार अभिनंदन से किया था, लेकिन कल रात मेरी हवेली से वह मूर्ति चोरी हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि इसे तुमने ही चुराया है। सोहन ने हैरान होकर कहा, जमींदार साहब, आपने तो कहा था कि मूर्ति का सौदा आपने किसी व्यापारी से किया है और रही बात चोरी की तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। जमींदार मुस्कुराते हुए गांव वालों की तरफ मुड़ते हुए कहा, देखो भाइयों देखो, इसे यह नमक हराम को मैं इसकी बनाई गई मूर्तियों को जैसे तैसे बाजार में बेचता था ताकि इसका घर चल सके, और इसने क्या किया? इसने मेरी मदद का बदला मेरी ही मूर्ति चुरा कर दिया है। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनो सोहन, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार साहब को राजकुमार ने कुछ नुकसान पहुंचाया तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। सोहन की आंखों में आंसू छलक आए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वह मूर्ति नहीं चुराई। मैं ऐसा आखिर क्यों करूँगा? मेरी मेहनत से बनी चीज पर मैं खुद ही क्यों कलंक लगाऊंगा?
लेकिन जमींदार ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कठोर आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कल तक वह मूर्ति चाहिए। अगर वह मूर्ति ना मिली तो यह समझ लो तुम्हारा और तुम्हारे घर का बचना नामुमकिन है। इतना कहकर जमींदार गांव वालों को इशारा करते हुए वहां से निकल गया। सोहन चिंता में पड़ा हुआ सोच रहा था, आखिर मेरी मेहनत और ईमानदारी का यह कैसा फल मिल रहा है। जमींदार के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, मैं तो बेकसूर हूँ, मेरी ही बनाई मूर्ति का अब क्या होगा, और अगर मूर्ति ना मिली तो क्या वाकई में गांव वाले और जमींदार मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उधर जमींदार अपनी चालबाजी से संतुष्ट था। उसे यकीन था कि सोहन को इस जुर्म में फंसाकर वह अपनी साख बचा लेगा। सोहन अपनी झोपड़ी के एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। आंखों का आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद ही बुदबुदा रहा था, हे भगवान, कैसा अन्याय है, अब मैं क्या करूं। एक रात में मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता हूँ। मेरा विश्वास सब मिट्टी में मिल गया है। अब तो मेरी जिंदगी खत्म है। तभी हल्की सी आहट हुई और उसके दरवाजे पर पुष्पा खड़ी थी। पुष्पा अंदर धीरे से आई और कहने लगी, सोहन, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मेरे पिता हैं। मेरे पिता ने तुम्हें धोखा दिया है। वे तुम्हारी बनाई मूर्तियों को बाजार में सोने के दामों पर बेचते रहे और बदले में तुम्हें कुछ गिने चुने पैसे पकड़ा देते थे। उन्होंने तुम्हारी मेहनत का हमेशा ही फायदा उठाया है। सोहन ने पूछा, लेकिन इस सब का मेरी बनाई मूर्ति और राजकुमार से क्या संबंध है। पुष्पा ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई एक मूर्ति रूपनगर के राजकुमार अभिनंदन को बहुत ही पसंद आई, लेकिन मेरे पिता ने उसे यह झूठा बता दिया कि वह मूर्ति उन्होंने खुद स्वयं अपने हाथों से बनाई है। उसी राजकुमार ने उन्हें एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। सोहन यह सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ। तो क्या वह राजकुमार समझता है कि मूर्ति तुम्हारे पिता बनाते हैं? पुष्पा ने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, और तुमने जो मेहनत से राजकुमारी की मूर्ति बनाई थी वह मेरे पिता ने राजकुमार को देने के लिए रखी थी, लेकिन कल रात मैंने देखा कि गांव का बल्लू चुपके से हमारी हवेली में घुसा और उस मूर्ति को चुराकर जंगल की ओर भाग गया। यह सुनकर सोहन हैरान हुआ और गुस्से से भर उठा। तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं किया? पुष्पा ने कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर अपने पिता को यह बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि वे फिर से तुम पर ही इल्जाम लगा देंगे। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप मढ़ देंगे और अब राजकुमार इतने नाराज हैं कि उन्होंने मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दे डाली है। सोहन का दिल गुस्से और दुख से भर गया। पुष्पा, अब क्या किया जा सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पा ने कहा, अभी भी समय है सोहन, बल्लू शायद अभी तक रूपनगर राज्य नहीं पहुंचा होगा। तुम तुरंत जंगल में जाओ और उसे पकड़ने की कोशिश करो। यदि तुमने उसे समय रहते नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम सही कह रही हो पुष्पा, मैं अभी जंगल के लिए निकलता हूँ। सोहन बिना समय गवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम तेज थे और दिल में केवल एक ही भावना थी, सच की जीत और अपने सम्मान की रक्षा। उधर जंगल में घने रास्ते पर बल्लू बड़ी ही तेजी से इधर उधर देख रहा था। उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं, मानो किसी के पीछा करने का डर उसे सता रहा हो। वह मूर्ति कसकर हाथों में पकड़े हुआ था और किसी तरह रूपनगर राज्य पहुंचना चाहता था। चलते चलते बल्लू एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के पास सैनिकों का एक दल तैनात था, जिनका नेतृत्व एक बुढ़ा लेकिन बड़ी ही तेज निगाह वाला सैनिक कर रहा था।
बल्लू जैसे ही उसकी नजरों में आया, उस सैनिक की आंखें मूर्ति पर ठहर गईं। वह खड़ा हो गया। इतनी सुंदर मूर्ति थी कि वह समझ गया कि यह कोई साधारण वस्तु तो हो नहीं सकती है। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े सैनिकों को इशारा किया, जाओ और उस आदमी को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सैनिक तेजी से गए और बल्लू को पकड़कर सैनिक के पास ले आए। सैनिक ने बल्लू को गंभीरता से देखा और कहा, यह मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? सही सही बताओ, वरना सजा के लिए तैयार रहो। बल्लू डर से कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने यह मूर्ति कल रात जमींदार की हवेली से चुराई थी। लालच में आकर यह गलती कर बैठा। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। सैनिक बल्लू की बात को सुनकर सोचने लगा कि इस मूर्ति के पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी छिपी है। तभी तो अचानक झाड़ियों के बीच से एक आवाज आई, रुको। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। एक थका हुआ लेकिन सोहन का चेहरा सामने आया। वह मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने इसे मेहनत और लगन से बनाया और जमींदार को दिया था, लेकिन कल रात इसने चोरी कर ली। यह मूर्ति मेरी है। सोहन की बात सुनकर सैनिक स्तब्ध हो गया। उसने मूर्ति को गौर से देखा, फिर सोहन से कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है। यह मूर्ति राजकुमार अभिनंदन के लिए बनाई गई थी, इसीलिए तुम्हें और इस चोर दोनों को महाराज के सामने ले जाना होगा। वही इस बात का निर्णय करेंगे कि सच क्या है। फिर उस सैनिक ने सोहन और उस चोर को दरबार में ले आया। ये दोनों अंदर पहुंचे तो महाराज और राजकुमार अभिनंदन वहीं पर खड़े थे। राजकुमार अभिनंदन की नजर मूर्ति पर जम गई। जैसे ही राजा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो उनका चेहरा भावनाओं से भर उठा। वह चौंकते हुए बोले, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रा की मूर्ति है। हूबहू ऐसी ही मेरी बेटी, जो वर्षों पहले इस जंगल के पास से लापता हो गई थी। राजा की आवाज में गहरा दुख और विस्मय था। गुफा में खड़े सभी लोग राजा की बात सुनकर चौंक गए। अचानक राजकुमार अभिनंदन ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यह मूर्ति उस गांव के जमींदार ने बनाई है। जमींदार का कहना है कि यह मूर्ति उसकी हवेली से चोरी हो गई थी। मेरा मानना है कि यह दोनों ही चोर हैं और मूर्ति को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार के शब्दों का बड़ा ही गंभीर असर पड़ा। तभी सोहन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, साहस जुटाकर बोला, क्षमा करें राजकुमार, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने इसे जमींदार को बेचने के लिए दिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जमींदार मेरी मेहनत को कौड़ियों के भाव खरीद कर सोने के दामों में बेचता था। यह मूर्ति भी उसी ने आप तक पहुंचाने के लिए मुझसे ली थी, परंतु कल रात बल्लू ने इसे जमींदार की हवेली से चुरा लिया था। तब राजा ने कहा, तुम सही कह रहे हो कि यह मूर्ति तुमने बनाई है, लेकिन बिना मेरी पुत्री को देखे तुमने हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना ली? यह असंभव है। सोहन ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने यह मूर्ति अपनी कल्पना के आधार पर बनाई थी। जमींदार ने मुझसे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने को कहा था। मैंने बस अपनी कला और ईश्वर की प्रेरणा से इसे गढ़ा। उसकी बातें सुनकर राजकुमार क्रोधित होते हुए बोले, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। यह मूर्ति जमींदार ने बनाई है। जमींदार ने मुझे यह बताया था और उसने ही इसे हमें देने का वादा भी किया था। तब राजा ने आदेश दिया कि अगर जमींदार ने यह मूर्ति बनाई है तो उसे यहाँ पर लाया जाए। मुझे सच्चाई का पता करना है। जाओ सैनिकों,
जमींदार को तुरंत पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत करो। सैनिक तुरंत तेजी से गुफा से बाहर निकले और राजा के सामने जमींदार को पकड़कर लेकर चले आए। जमींदार भयभीत था, लेकिन अपने झूठ को सच साबित करने के लिए तैयार था। राजकुमार अभिनंदन ने गंभीरता स्वर में जमींदार से कहा, यह बताओ कि यह मूर्ति वही है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी। जमींदार ने सहमते हुए कहा, हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है। तभी सोहन जो वहां खड़ा था बोल पड़ा, यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने इसे अपनी कल्पना और मेहनत से गढ़ा है। राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने जमींदार की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बताया था कि यह मूर्ति तुम्हारे द्वारा बनाई गई है। सही सही बताओ, यह मूर्ति आखिर किसने बनाई है? जमींदार ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, राजकुमार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। सोहन झूठ बोल रहा है। दरअसल यह मेरी मूर्ति हवेली से चोरी हुई थी और यह चोर है। तभी सोहन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह जमींदार झूठ बोल रहा है। यह मूर्ति मेरी बनाई हुई है और मैंने इसे अपने मन की प्रेरणा से बनाया है। राजा उदयभान ने तब कठोर आंखों से जमींदार को देखा और घूरते हुए बोले, तुम कह रहे हो कि यह मूर्ति तुमने बनाई है, इसका मतलब तुमने मेरी पुत्री को देखा है। बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? अपनी बहन राजकुमारी चंद्रवर्धन का नाम सुनते ही राजकुमार की तलवार म्यान से बाहर आ गई। उन्होंने गुस्से से जमींदार को घूरते हुए कहा, चुपचाप सच बताओ, कहाँ है मेरी बहन? जमींदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे क्षमा करें राजकुमार, यह सच है कि सोहन सही कह रहा है। इस मूर्ति को मैंने नहीं बल्कि सोहन ने बनाया है, लेकिन मैं हमेशा से सोहन को धोखा देता आया हूँ। इसकी बनाई मूर्तियाँ बेचकर मैंने बहुत ही धन कमाया, लेकिन उसे कभी भी कुछ भी नहीं बताया। जमींदार के मुख से सच्चाई को सुनकर राजकुमार और वहां पर सभी लोग स्तब्ध हो गए। तभी अचानक मूर्ति के चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। देखते ही देखते वह मूर्ति सजीव हो गई और उसमें से राजकुमारी चंदा प्रकट हो गई। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य और भव्य थी कि वहां मौजूद हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बहन, तुम मूर्ति में कैसे परिवर्तित हो गई थी? राजकुमारी ने भारी स्वर में उत्तर दिया, भैया, यह एक लंबी कहानी है। एक दिन मैं जंगल में घूम रही थी, तभी मेरी उपस्थिति से एक तपस्वी की तपस्या भंग हो गई थी। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अदृश्य हो जाऊंगी और कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। मैं उनके सामने फूट फूट कर रोई। मेरी हालत देखकर तपस्वी को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि जब कोई अद्वितीय मूर्तिकार अपनी कल्पना से मेरी हूबहू मूर्ति बनाएगा और वह मूर्ति इसी गुफा में वापस आएगी, तब मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। फिर राजकुमारी ने सोहन की ओर देखा और कहा, आज तुम्हारी कला और सच्चाई के कारण मैं मुक्त हो पाई हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। सोहन यह सुनकर भावुक हो गया। राजकुमार ने उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम केवल एक मूर्तिकार नहीं हो, तुमने एक राजकुमारी को उसके श्राप से मुक्त किया है। यह तुम्हारा पराक्रम है। इधर जमींदार शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। राजा उदयभान ने वर्षों के बाद अपनी खोई हुई पुत्री चंदा को अपने सामने देखा तो उसकी आंखें खुशी से झलक पड़ी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और वर्षों का सारा दुख जैसे एक ही पल में मिट गया। राजमहल के लोग इस मिलन को देखकर भाव विभोर हो गए। उसी समय जमींदार की पुत्री पुष्पा ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोहन के साथ अन्याय मत कीजिए। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। आज आपको अपनी करनी का परिणाम भुगतना पड़ा। देखिए, झूठ और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जमींदार शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। तभी सोहन ने राजकुमार अभिनंदन से कहा, राजकुमार, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जमींदार को क्षमा कर दें। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुष्पा बेटी क्या करेगी, उसका क्या होगा। इन्होंने मुझे लूटा और मुझे धोखा किया, पर मैं इनकी बेटी का भविष्य खराब होते नहीं देख सकता हूँ। राजकुमार ने जमींदार से कहा, जिसे तुमने बरसों तक लूटा वही आज तुम्हारी जान बचाने की विनती कर रहा है। तुम्हारी हर साजिश और हर धोखे के बावजूद सोहन का हृदय इतना विशाल है कि वह तुम्हें माफ करना चाहता है। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारे लिए मेरी आखिरी चेतावनी है। अब अगर तुमने किसी के साथ अन्याय किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा उदयभान ने इस बात पर सहमति जताई और कहा, सोहन, तुम्हारी उदारता और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बेटी को उसके श्राप से मुक्त किया है और आज तुमने अपनी दया से हमें और भी बड़ा संदेश दिया है। राजा ने तुरंत सोहन को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा, यह तुम्हारे अद्वितीय कौशल और सच्चे हृदय के लिए एक छोटा सा उपहार है। इस घटना के बाद सोहन अपनी कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और उसे वह सम्मान मिला जिसका वह हकदार था। इसी बीच जमींदार की बेटी पुष्पा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपनी गलतियों को सुधारें। जमींदार ने पुष्पा से कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं एक सच्चा और न्यायप्रिय जीवन जीऊंगा। कुछ ही समय के बाद जमींदार ने अपनी पुत्री पुष्पा का विवाह सोहन के साथ कर दिया। उस दिन से पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। विवाह के बाद सोहन जमींदार की हवेली में ही रहने लगा। अब वह केवल एक महान मूर्तिकार ही नहीं बल्कि जमींदार के परिवार का हिस्सा भी बन गया था। जमींदार भी बुरे कर्मों को छोड़कर अपने बेटी और दामाद के साथ सुखपूर्वक अपने घर लौट आया और सुखपूर्वक जीवन बिताने